हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ सूट्स के प्रोविजन को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 22 से 25 तक है। इससे पहले के जितने भी सेक्शंस हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ठीक है, तो उन सूट्स को ट्रांसफर करने की पावर जो कि एक से ज्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। वेयर ए सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant after notice to other party may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objection of the other party if any shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। तो सेक्शन 22 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? डिफेंडेंट के लिए। इसके जो प्रोविजन है वो सिर्फ डिफेंडेंट के लिए ही है। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जहां कहीं पे भी सूट जो है एक से ज्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हो सकते थे, लेकिन किसी एक कोर्ट के अंदर उस सूट को जो है इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, उस केस में एनी डिफेंडेंट, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो एनी डिफेंडेंट। ठीक है, तो एनी डिफेंडेंट जो है अगर वो ये चाहता है कि ये जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, उस कोर्ट में जिसके पास उसका जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, एक से ज़्यादा कोर्ट के पास हो सकता है ना जुरिस्डिक्शन है मैटर को ट्राई करने का, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये चाह रहा है कि ये वाला कोर्ट नहीं, दूसरा वाला कोर्ट जिसके पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है, मेरा सूट जो है उस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जो है डिफेंडेंट क्या करता है, अपने सूट को ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन रिक्विजिट्स है जो उसको फॉलो करनी पड़ती है। पहला क्या, उसको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस टू अदर पार्टी, मतलब कि उसको प्लेंटिफ को नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो सूट है इसको मैं इस कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, तो ये नोटिस देना जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे उसको नोटिस देना ही देना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड जो है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर उसको लग रहा है तो वो क्या करेगा, उतनी जल्दी एप्लीकेशन लगा देगा ट्रांसफर की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। ठीक है, या फिर जहाँ पे इश्यूज सेटल हो चुके हैं या इश्यूज के सेटलमेंट से पहले। ठीक है, सेटल हो गए या सेटलमेंट से पहले ही आपको क्या लगानी है, सूट को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, और जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई है ट्रांसफर की, वो क्या करेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है अदर पार्टी के, क्योंकि अदर पार्टी को हमने नोटिस दिया ना, तो हो सकता है अदर पार्टी ऑब्जेक्ट करे, कोर्ट में आके बोले कि नहीं हम नहीं चाहते सूट ट्रांसफर हो। ठीक है, तो अगर अदर पार्टी के कोई भी ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट उसको सुनेगा और उसके बाद वो ये डिसीजन लेगा कि अगर जो भी सेवरल कोर्ट्स है उनमें से किस कोर्ट के अंदर जो है इस सूट को ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 22 यही कहता है। और ये सेक्शन 22 जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए। ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है सेक्शन 22 के अंदर, क्योंकि हम इतना ध्यान से पढ़ते नहीं और ठीक है अच्छा ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी है, पर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अब जब सेक्शन 22 में हमने बात करी ना कि डिफेंडेंट जो है क्या कर सकता है, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा सकता है, तो अब कौन से कोर्ट में लगाएगा वो ट्रांसफर की एप्लीकेशन, उसकी बात करता है सेक्शन 23। ठीक है, तो 22 का एक्सटेंशन है 23, जो बताता है कि आप कौन से कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाओगे फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट। नाउ सेक्शन 23, इसका फर्स्ट पढ़ते हैं। वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबॉर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो सेवरल कोर्ट्स जिसके अंदर अपन ने भी पढ़ा था कि एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, तो वो सारे कोर्ट जो हैं कहाँ हैं, किसके सबॉर्डिनेट है, अपीलेट कोर्ट के। सेम अपीलेट कोर्ट के क्या है, वो सबॉर्डिनेट है, तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, उस अपीलेट कोर्ट के अंदर। क्लियर। सेकंड आता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये कोर्ट है ना ये क्या है, ये सबॉर्डिनेट किसके, डिफरेंट डिफरेंट अपीलेट कोर्ट के अंदर है। ठीक है, कुछ कोर्ट जो है वो दूसरे अपीलेट कोर्ट के अंदर आ रहे हैं और कुछ जो है दूसरे अपीलेट कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये अपीलेट कोर्ट जो है किसका है,
किसके अंडर आ रहा है, ये हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है। तो एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे हम, हाई कोर्ट में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे वापस से दो बट गए ना, यहाँ पे सिर्फ सारे जो थे एक ही अपीलेट कोर्ट के अंदर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ दूसरे के अंदर आ रहे हैं, कुछ दूसरे के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये सब किसके अंडर में है, हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। तो हम कहाँ लगाएंगे एप्लीकेशन, हाई कोर्ट में लगाएंगे। नाउ द थर्ड वन, where such courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situate। तो सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, जब कोर्ट जो है सबॉर्डिनेटेड डिफरेंट हाई कोर्ट के, ठीक है, सेम हाई कोर्ट के अंडर नहीं आ रहे, डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेटेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे अपीलेट कोर्ट था और यहाँ पे हाई कोर्ट है। तो इस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन हम उस हाई कोर्ट के अंदर करेंगे जिस कोर्ट के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहला वाला सूट जो है इंस्टीट्यूट किया था, और वो कोर्ट जिस हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, वो कोर्ट जिस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है ना, उसी कोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर हुआ। तो सेक्शन 22 और 23 जो है वो ट्रांसफर ऑफ सूट की बात करते हैं, और इसमें किसको राइट है ट्रांसफर कराने का, कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट लगा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। अब ये जनरल पावर देखते हैं, ट्रांसफर एंड विड्रॉल, यहाँ पे विड्रॉल भी है, ठीक है। 22 और 23 में सिर्फ ट्रांसफर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर के साथ साथ विड्रॉल की बात भी हो रही है। On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage A. Transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं। 1 क्या कह रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, ठीक है, यहाँ पे एनी ऑफ द पार्टी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिफेंडेंट भी है और यहाँ पे प्लेंटिफ भी है। 22 के अंदर कौन था, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट था, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कह रहा है कि जब कोई भी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देती है ट्रांसफर ऑफ विड्रॉल की, तो उसकी एप्लीकेशन पे हो सकता है। जब पार्टी एप्लीकेशन दे रही है तो यहाँ पे नोटिस जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है। आप सामने वाली पार्टी को नोटिस सर्व करोगे कि मैंने जो है ट्रांसफर और विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है। सेकंड जो है क्या हो सकता है, कोर्ट जो है सुओ मोटो भी कर सकता है, यहाँ पे लिखा है ना, ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, ठीक है। तो सुओ मोटो भी कर सकता है, और जब कोर्ट जो सुओ मोटो कर रहा है तो वहाँ पे नोटिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे हो सकता है, नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद जब पार्टी कोर्ट में आई तो कोर्ट जो है अगर उसको लगता है तो वो उन पार्टीज़ को सुन भी सकती है, ठीक है, डिज़ायर देम टू हियर, ठीक है। और सेकंड जो है कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकता है, बिना पार्टी के एप्लीकेशन के भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि पर्टिकुलर सूट का जो है ट्रांसफर एंड विड्रॉ होना चाहिए, तो वो उस केस में सुओ मोटो भी लेगा, ठीक है। अब आता है, अब इसके पढ़ते हैं कि कब कब ट्रांसफ़र करता है वो। ए में आता है ट्रांसफ़र एनी सूट, किसी भी सूट को, अपील को और प्रोसीडिंग्स को जो कि पेंडिंग है उसी के कोर्ट में, वो क्या कर सकता है, उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेज सकता है जो कि कंपटेंट है उसको उसकी अपील, सूट और प्रोसीडिंग्स को ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोर्ट क्या कर सकता है, उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेज सकता है जो कि कंपटेंट है उस मैटर को डिस्पोज करने के लिए, सेम वे में जैसे कि वो कोर्ट करता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसका, बी, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट, ठीक है। और वो क्या, सेकंड में क्या कह रहा है कि वो विड्रॉ करा सकता है। फर्स्ट के अंदर तो क्या कर रहा था कि वो खुद के कोर्ट से उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट को जो है ट्रांसफर कर सकता है कोई भी सूट, अपील और प्रोसीडिंग, ठीक है। बी के अंदर कह रहा है कि वो विड्रॉ करा सकता है कोई भी सूट, अपील और प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट, ठीक है। अगर उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है कोई सूट, अपील और एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो उसको वहाँ से विड्रॉ करा देगा, और फिर क्या करेगा उसके साथ, ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, वो या तो खुद ही उसको विड्रॉ करा के अपने पास ले लेगा और उसका ट्रायल और डिस्पोजल करेगा, या फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी सबॉर्डिनेट टू इट एंड कंपटेंट टू ट्राई। या तो वो खुद कर लेगा फर्स्ट के अंदर, विड्रॉ करा के अपने पास मंगा लेगा, या फिर विड्रॉ करा के वो दूसरे कोर्ट को भेज देगा जो कि उसी के सबॉर्डिनेट है और कंपटेंट है वो उसको ट्राई करने के लिए। द थर्ड वन, री ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन। या फिर वो क्या करेगा, पहले तो उसने विड्रॉ करा लिया और फिर से वो क्या कर रहा है, उसी कोर्ट को री ट्रांसफर कर देगा कि भैया अब आप ही इस मैटर को देखो, मैंने तो पहले विड्रॉ करा लिया था, अब ये मैटर मैं वापस से आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है।
तो ए के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ए के अंदर जो है कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, बी के अंदर जो है कोर्ट विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, विड्रॉ करने का अपन ने पढ़ लिया कि विड्रॉ करके कोर्ट जो है किसी और कोर्ट को भेज सकता है, खुद को भी भेज सकता है और कोर्ट रीट्रांसफर भी कर सकता है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इसका सब क्लॉज 2 आता है। अभी तक हमने 1 पढ़ा था जिसके अंदर हमने ट्रांसफर और विड्रॉ की बात की। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है? वेयर एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding subject to any special directions in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or विड्रॉन। तो इसके अंदर यही कह रहा है कि जो सब क्लॉज 1 के अंदर जो केसेस ट्रांसफर और विड्रॉ हुए हैं ना, और वो जिस कोर्ट के पास आए हैं अब, ठीक है, अगर उनके साथ कोई स्पेशल डायरेक्शन अटैच है, जिस कोर्ट ने उनको ट्रांसफर किया है उसने कोई डायरेक्शन देके किया है, तो वो जो है उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, और क्या करेगा वो? या तो उस सूट को जो है रीट्राई करेगा, फिर से उसको उस सूट को जो है उसकी ट्रायल वगैरह सारा प्रोसेस जो है एक नई तरीके से उसकी शुरुआत करेगा, या फिर जो है वो क्या करेगा, जिस पॉइंट पे उसको वो सूट विड्रॉ या ट्रांसफर हुआ ना, वो उसी पॉइंट से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये कोर्ट की चॉइस है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो ये मैटर को शुरुआत से सुनना चाहता हूँ, तो वो उसकी रीट्राई कर देगा। ठीक है, या फिर उसको लग रहा है कि नहीं, जिस पॉइंट पे ये केस मेरे पास आया मैं इसको यहीं से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फिर वो वहीं से ही उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके पास चॉइस है, वो कुछ भी कर सकता है, और अगर उसको कोई स्पेशल डायरेक्शन दिए तो उसको वो डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड क्लॉज कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जज शैल बी डीम टू बी सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो एडिशनल और असिस्टेंट जज जो है वो किसके अंडर में आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आते हैं। प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो प्रोसीडिंग में क्या इंक्लूड होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर जो है ना, वो वाली प्रोसीडिंग्स भी प्रोसीडिंग्स ही कहलाती है। क्लियर हुआ? Now the fourth point, the court trying any suit transfer or withdraw under this section from a court of small causes shall for the purpose of such suit be deemed to be a court of small causes। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई सूट जो था वो स्मॉल कॉज कोर्ट का था, ठीक है, अगर कोई सूट स्मॉल कॉज कोर्ट का था और अब वो जो है ट्रांसफर हो गया दूसरे कोर्ट के अंदर, जो कि क्या है, स्मॉल कॉज कोर्ट का नहीं है, फिर भी उसको क्या माना जाएगा? उस कोर्ट को क्या माना जाएगा? स्मॉल कॉज कोर्ट ही माना जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। 4 ये कह रहा है कि अगर कोई सूट जो है ना वो स्मॉल कोज कोर्ट के अंदर है, ठीक है, उसका ट्रायल जो है वो कौन कर रहा है? स्मॉल कोज कोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जो है उसका ट्रांसफर और उसका विड्रॉ जो है वो कहाँ हो चुका है? दूसरे कोर्ट में हो चुका है, जो कि स्मॉल कोज कोर्ट नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होगा ना, अगर वो जो कोर्ट उस स्मॉल कॉज कोर्ट के मैटर को ट्राई कर रहा है, तो उस केस में क्या माना जाएगा? उस कोर्ट को, उस कोर्ट को दूसरा कोर्ट माना जाएगा या उसको स्मॉल कॉज कोर्ट ही माना जाएगा? तो इसका सब क्लॉज 4 ये कह रहा है कि जब भी किसी स्मॉल कॉज कोर्ट का मैटर जो है अदर कोर्ट में जाता है स्मॉल कॉज कोर्ट के अलावा, तो उस कोर्ट को क्या माना जाएगा? स्मॉल कॉज कोर्ट ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस कोर्ट को क्या माना जाएगा? अगर ये कोर्ट जो है इस मैटर को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देता है और जो इसका डिसीजन आएगा उस डिसीजन को ये माना जाएगा कि ये डिसीजन जो है स्मॉल कॉज कोर्ट का है। क्लियर हुआ? तो इस पे से क्वेश्चन आता है, सब क्लॉज 4 पे से क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर स्मॉल कॉज कोर्ट का मैटर हम किसी और कोर्ट में भेज दें तो उसका जो डिसीजन आएगा वो क्या स्मॉल कॉज कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा या किसी और कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा? तो हमको आंसर ये लिखना है कि वो स्मॉल कॉज कोर्ट का ही डिसीजन माना जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ सच सूट बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज। ठीक है, उस कोर्ट को हम स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस बोलेंगे। क्लियर हो गया? नाउ द फिफ्थ, a suit of proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it। ठीक है, तो उस कोर्ट के पास भी भेज सकते हैं जिसके पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसको ट्राई करने का, तो उसके पास भी हम ट्रांसफर और विड्रॉल के लिए भेज सकते हैं। क्लियर हो गया सेक्शन 24। एक चीज़ और मुझे बतानी है सेक्शन 24 में, शायद मैंने नहीं बताई है, ये सेक्शन 24 जो है ना वो बात करता है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। ठीक है, सेक्शन 24 जो है ना वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? ट्रांसफर और विड्रॉ करा सकती है केसेस को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स। अब सेक्शन 25 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई थी, सेक्शन 24 में हमने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर पढ़ी है, अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की पढ़ते हैं।
First, on the application of a party and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from a high court or other civil court in one state to high court or other civil court in any other state. तो सुप्रीम कोर्ट कब कब ट्रांसफर कर सकता है? पहला तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे कर सकता है। अगर एप्लीकेशन वाली बात है तो नोटिस देना पड़ता है, अगर नोटिस दिया तो पार्टीज को सुनना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, मे एट एनी स्टेज इफ सेटिस्फाइड एट एन ऑर्डर एक्सपीडियंट, ठीक है। पहली चीज तो एप्लीकेशन हो गई, नोटिस हो गया। तीसरी चीज क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन है और या फिर एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि उसको जस्टिस के लिए जो है ऐसे सूट को जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर कर सकता है। एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन एनी अदर स्टेट। मतलब कि क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में भेज सकता है और एक सिविल कोर्ट से दूसरे स्टेट के सिविल कोर्ट में जो है उन सूट को ट्रांसफर कर सकता है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस देना पड़ेगा, पार्टीज को सुनना पड़ेगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस उसको ये मैटर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस केस में जो है वो ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में और एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट के अंदर। नाउ सेकंड, एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। तो सब क्लॉज 2 कह रहा है कि जब भी कोई पार्टी जो है इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लगाती है ना सुप्रीम कोर्ट को, तो वो क्या करेगी, उसको मोशन लेना पड़ेगा। मतलब पहले तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ ही में उस एप्लीकेशन को एफिडेविट से सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके साथ एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें बोली है सब क्लॉज 2 ने कि पहला तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर ट्रांसफ़र की आपको एप्लीकेशन लगानी है तो, और सेकंड जो है उस एप्लीकेशन के साथ आपको एफिडेविट भी लगाना है। क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड क्लॉज, द कोर्ट टू which a suit, appeal or other proceeding is transferred shall subject to any special direction in the order of transfer either retry it or proceed from the stage as at which it was transferred to it, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है कि जब जिस कोर्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद क्या होगा, वो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, उसको रीट्राई करेगा या फिर उसी स्टेज से कंटिन्यू करेगा जिस स्टेज पे उसके पास भेजी गई है, या फिर उस कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन दिए तो वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। द फोर्थ वन, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इफ इट्स ऑफ ओपिनियन दैट एप्लीकेशन वॉज फ्रिवलेस और वेक्सेशियस ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज अपोज द एप्लीकेशन such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case। तो ये कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि जो एप्लीकेशन की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र के लिए वो क्या है, वो फ्रिवलेस और वेक्सेशियस है, ठीक है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि आप जो है अपोजिट पार्टी को कंपनसेशन पे करो, ठीक है। क्योंकि अपोजिट पार्टी को भी तो डैमेजेस होते हैं, नुकसान होते हैं, कोर्ट आना पड़ता है, सारे खर्चे वगैरह सारी चीज़ें होती है ना। तो उस केस में जो है आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को जिसने कि आपकी एप्लीकेशन को अपोज किया है और ये बताया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रिवलेस और वेक्सेशियस है और आपने जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है ना। तो इस केस में वो कंपनसेशन कितना पे करेगा, नोट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, ठीक है। 2000 से ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा जबकि एप्लीकेशन क्या होगी, फ्रिवलेस और वेक्सेशियस होगी। क्लियर हो गया सब क्लॉज 4। Now the next clause, clause 5, the law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding। तो क्लॉज 5 क्या कह रहा है ना कि अगर आप जो है कोई सूट को ट्रांसफ़र कर रहे हो या अपील या कोई भी प्रोसीडिंग जो है दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप उस स्टेट का लॉ एप्लीकेबल नहीं करोगे जिस स्टेट में अब आपने उस सूट को जो है ट्रांसफ़र किया। ओरिजिनली वो सूट जहाँ का है उसी जगह का क्या लगेगा, लॉ लगेगा, ठीक है। इसका मतलब मान लो कि राजस्थान के अंदर सूट कोई इंस्टीट्यूट हुआ है ना, और राजस्थान के अंदर जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और लैंड जो है वो राजस्थान की ही है, तो यहाँ पे
कौन सी स्टेट का लॉ लगेगा? राजस्थान का ही लगेगा ना। मैटर राजस्थान के लॉ के अकॉर्डिंग ही डील होगा। मान लो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया तो वहाँ का लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं। तो सब क्लॉज 5 यही कह रहा है कि भले ही ट्रांसफर कहीं भी हो जाए, जो एक्चुअल में लॉ है ना वो जिस स्टेट का है ना उसी स्टेट का लगेगा, ठीक है। आप पूरा कानून वगैरह नहीं बदल सकते, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने ट्रांसफर कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप और सारी मतलब उस सूट का जो मेन एसेंस है वो ही आप चेंज कर दो, ठीक है। तो वही है, जिस जिस जगह का लॉ है उसी जगह का लॉ लगेगा। सेक्शन ये सब क्लॉज 5 इतना सा कह रहा है। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आया ट्रांसफर एंड विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन या किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।